देश के लिए काफी कुछ किया, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी उनकी विरासत को भूल जाएगी, उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, या ये सिलसिला चलता रहेगा, जारी रहेगा? इतिहास में ये बात दोहराई जाती रहेगी। ऐसे तमाम ख्यालात दिल में आते और कुछ ऐसे ही ख्यालों को लक्ष्य में मानकर, केंद्र में मानकर स्वयं प्रकाश ने नेताजी का चश्मा इस कहानी के माध्यम से यह अभिव्यक्ति दी है कि देशभक्ति मरती नहीं है, वो लोगों के अंदर जारी रहती है, एक उमंग सी रहती है, एक याद सी रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इनकार नहीं। अब रही बात सीधे तौर में यदि देशभक्ति से जुड़ी हुई बात कही जाए तो शायद लोग उधर ध्यान दे या नहीं दे, ये समस्या एक आएगी। लेकिन यदि किसी भी चीज को एक तरीके से, करीने से सजाकर ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित रूप में याद सदियों तक, बहुत समय तक बनी रहेगी। समय बदलेगा लेकिन यादें रहेंगी। व्यंग शैली तो पूर्णता नहीं है, लेकिन व्यंग का भी पुट है। इस शैली में लिखा गया नेताजी का चश्मा, जो कहानी है स्वयं प्रकाश के बारे में, ये काफी रोचक ढंग से लेखक जो है सो वर्णित कर रहा है। आप देखेंगे स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक कहानी है। इसमें देश के आम नागरिकों के द्वारा देश के प्रति आस्था, श्रद्धा रखते हुए देशभक्ति के कार्य को करने की प्रेरणा दी गई। लेखक इस ढंग से इस कहानी का ताना बाना बुनता है, इस ढंग से कहानी को प्रारंभ करता है कि कहानी काफी रोचक हो जाती है, ताकि एक ही बार में चाहता है व्यक्ति कि इस कहानी को पूरी तरीके से पढ़ जाए। और ये तब होता है जब कहानी में इस तरीके की धारा का प्रवाह रहता है कि एक लाइन जानने के बाद ये बराबर जिज्ञासा रहेगी, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसी तमाम चीजें। तो कहानी भी ध्यान देंगे दो प्रकार की होती है। एक तो वो कहानी होती है समस्या प्रधान, जो किसी मुद्दे को उठाती है, एक वो कहानी। और दूसरी कहानी होती है जो समस्या को उठाकर उसका समाधान भी प्रस्तुत करती है। हिंदी के दो मूर्धन में कहानीकार जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। आप देखेंगे इन दोनों की रचनाएं आपको पढ़नी ही होगी, चाहे कविता में पढ़े या ऐसे पढ़े। प्रेमचंद की कहानियां समस्या को काफी वेग में उठाती है। प्रसाद की कहानी समस्या को उठाकर उसका समाधान भी प्रस्तुत करती है। कहीं कहीं आप देखिए किसी किसी कहानी में कहानीकार पाठकों को छोड़ देता है कि इसके बाद क्या हुआ पाठक अंदाजा लगा ले। ऐसे कितने उपन्यास भी आते हैं, कितनी कहानियां हैं कि पाठक खुद ब खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ इसके बाद क्या होना चाहिए या क्या हुआ होगा, ऐसी तमाम चीजें। इस कहानी में जो इसके मुख्य पात्र हैं नेताजी के चश्मा में, एक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के योगदान को, जो देशभक्ति से जुड़े हैं, उसको इशारा किया गया है, संकेत देता है। और ये भी एक कहानी संदेश देती है कि भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी
देशभक्ति में पीछे नहीं रहेगी, ऐसी भावना युवकों के अंदर, देशवासियों के अंदर भरने की एक सफल कोशिश इस कहानी में की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कहने में मुझे थोड़ा संकोच भी नहीं हो रहा है कि कहानीकार अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल भी रहा है, पूरी तरह से सफल रहा है। अब इस कहानी को समझने के लिए मैं कुछ ग्राफ में आपको बांट रहा हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझ सकते हैं, कस्बे में नेताजी की प्रतिमा। ऐसे छोटे छोटे खंडों में कहानी को समझाने के लिए मैं बांटूंगा। हवलदार साहब अपनी कंपनी के काम से या कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15 दिन पर उस कस्बे से गुजरते थे, और उस कस्बे में बाजार में लड़के लड़कियों का एक स्कूल था जहां से गुजरते थे। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका की। मतलब हवलदार साहब जिस कस्बे से हर 10-15 दिन पर कंपनी के काम के सिलसिले से जाते थे, उतना कोई डेवलप कस्बा नहीं था, लेकिन कम से कम लड़के लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना था, सिनेमा घर थे, और वहां की नगर पालिका भी थी जो कि ये शहर कैसे चलेगा, नगर कैसे चलेगा, कस्बा कैसे चलेगा, इसके बारे में वो काम करते। नगर पालिका की सड़कें जो थी सो पक्की थी। पेशाब घर बनवाने, कबूतरों के लिए छतरी बनवाने, कवि सम्मेलन इत्यादि वगैरह कराती थी ये नगर पालिका। नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी के दिल में ये ख्याल आया कि मुख्य चौराहे पर जब एक नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा होती तो कम से कम उस प्रतिमा को देखकर लोगों के अंदर एक जोश पैदा होता, एक जज्बा पैदा होता देशभक्ति के लिए। तो ये ख्याल आया नगर पालिका में। यहां थोड़ा सा मैं अलग हट रहा हूं बात को समझाने के लिए। आप देखेंगे पहले सीबीएसई में वो चैप्टर पढ़ना था तो उसमें एक कीचे आपको पाठ था जिसमें यह बताया गया था कि पहले जो था रामायण महाभारत की कहानियां दादी नानी ये सब सुनाया करते, बच्चे के अंदर में एक प्रबलता आती थी कि मैं राम की तरह बनूंगा, शिवाजी की तरह बनूंगा, क्योंकि उनकी कहानियां सुनाई जाती थी बच्चों। आज समय बदल गया। पहले कैलेंडर टांगे जाते थे दीवारों में, मान लीजिए, और वो देशभक्ति के दीवानों के कैलेंडर हुआ करते थे, राणा प्रताप हुआ करते थे, शिवाजी हुआ करते थे, महात्मा गांधी वगैरह, ये सब जो टांगे जाते थे दीवारों, तो हवा के झोंके से, हवा के चलने से जब वो टंगे हुए कैलेंडर उड़ते थे, फड़फड़ाते थे, आवाज होती थी, या कभी नीचे गिर जाता था तो बच्चा अपनी माँ से पूछता था, दादी नानी से पूछता था ये किसकी तस्वीर है, तो ये राणा प्रताप की है। तो राणा प्रताप कौन थे उसके बारे में बताया जाता, मैं ऐसा बनूंगा। ऐसी प्रक्रिया बच्चे के अंदर उठती थी, और बच्चा के बचपन में जब ऐसी बात मिल जाती थी तो वो फिर आगे बढ़ने में उसे परेशानी नहीं होती, उसे वैसा बनना हुआ। आज स्थिति ये हो गई है कि आज दीवारों पर कैलेंडर टांगे नहीं जाते हैं बल्कि चिपका दिए जाते हैं, और चिपका दिए जाते हैं कैलेंडर तो हवा के झोंके से तो उसमें कंपन होगा नहीं, तो फिर बच्चा क्या पूछेगा, क्या जानना चाहेगा किसकी तस्वीर है, मैं ऐसा बनूंगा या नहीं। और दूसरी बात यह है कि आज क्रिकेट कलाकारों और फिल्म कलाकारों ने उन राष्ट्रीय महापुरुषों देवी देवताओं की प्रकृति की तस्वीर के बदले में अपनी जगह बना ली। आज अच्छे खासे सजे हुए घर में आप जाएं, क्रिकेट वालों की, फिल्म वालों की तस्वीरें आपको दीवार पर चिपकाई हुई बड़ी बड़ी तस्वीरें मिलेंगी। अब जरा देखें, अब बच्चा यदि कमरे में जाएगा और विराट कोहली और सलमान खान की तस्वीर को देखेगा तो बच्चे के अंदर भी तो वही भावना जगेगी, ये विराट कोहली कौन है तो मुझे ऐसा बनना है, ये सलमान खान कौन है तो मुझे ऐसा बनना है। लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी, बल्कि महापुरुषों के, देशभक्तों के
किसी राष्ट्रीय चरित्र या कोई बहुत बड़े लोगों की तस्वीरें दीवारों पर लोग लगाते। संभवतः कुछ इसी तथ्य की ओर ये भी कहानी इशारा कर रही है, नेताजी का चश्मा, कि नगर पालिका में जब ये बात पारित हुई क्या एक नेताजी की मूर्ति होनी चाहिए, तो दूसरे पॉइंट को हम लोग ले सकते हैं मूर्ति के निर्माण की शीघ्रता। जब ये क्लियर हो गया कि एक नेताजी की मूर्ति लगनी चाहिए, तो अब मूर्ति लगाने की, मूर्ति बनाने की कवायद शुरू होती है। ऐसा लगता है कि नगर पालिका को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी और मूर्ति बजट से ज्यादा होने के कारण काफी प्रशासनिक पत्राचार में समय लग गया मूर्ति को बनवाया जाए जब इस पर चर्चा चली तो। और बोर्ड की जो अवधि थी वो लगभग खत्म हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि उसी कस्बे के हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे उनको मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। उनको मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया और महीने भर में उन्होंने मूर्ति को तैयार कर दिया। जो एक मोहल्ले के हाई स्कूल के आपको ड्राइंग टीचर थे उनके जिम्मे ये काम लगा दिया गया कि भाई आप एक मूर्ति बना दें। अब फिर कहानी यहीं से अब अपनी अंदाज में शुरू होती है, क्योंकि जब तक नेताजी का चश्मा और जब तक नेताजी को यह स्थापित नहीं होंगे तो फिर चश्मे पर तो फोकस होगा नहीं। अब कहानी चश्मे पर फोकस करने कहानी में प्रारंभ होगी। तो अब आती है कि मूर्ति की आंखों पर असली चश्मा। अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखें, वह संगमरमर की मूर्ति लगभग 2 फीट ऊंची थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। फौजी वर्दी में नेताजी कुछ मासूम और कमसीन लग रहे थे, जैसा कि बना दिया था उस ड्राइंग मास्टर ने। नेताजी की उम्र थोड़ी मूर्ति में कम दर्शाई थी। अभी कोई बच्चा किसी दूसरे चीज को इशारा कर रहा है, नहीं बोलने का, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यदि कोई परेशानी हो तो उसे आप स्क्रीन पर देखें तो शायद मैं इसे डील कर पाऊंगा। फौजी वर्दी में संगमरमर एक पत्थर होता है जो काफी महंगा भी होता है और सुंदर भी होता है। ताज भी संगमरमर का ही। संगमरमर पत्थर काफी अच्छा होता है, उसी से ताजमहल भी बना, जो एक खूबसूरत इमारतों में एक माना जाता है। तो नेताजी कुछ उम्र में कम लग रहे थे मूर्ति में। मूर्ति में केवल एक चीज देखते ही खटकती, वह थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, जबकि नेताजी की आंखों पर चश्मा हर मूर्ति में या नेताजी लगाते थे, होनी चाहिए। चश्मा संगमरमर का न होने के कारण उसकी जगह एक सामान्य सा और सचमुच का काले फ्रेम का चश्मा मूर्ति पर पहना दिया गया। हवलदार साहब को जो उस कस्बे से गुजरे तो कस्बे वालों की उनको एक देशभक्ति की भावना उन्हें काफी अच्छी लगी कि यदि मूर्तिकार ने मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं बनाया है, कोई वजह रही होगी, समय का या कुछ भी। और लेकिन यहाँ के लोगों में के अंदर तो कम से कम देशभक्ति की भावना है, जो नेताजी को इज्जत दे रहे हैं और सचमुच का ही चश्मा एकदम ओरिजिनल ही सही मूर्ति पर लगा हुआ है। अब फिर कहानी टर्न लेगी चश्मे का बदलते रहना। मतलब जैसे ये होता कि मूर्ति पर एक बार एक चश्मा लगा दिया जाता और वही चश्मा परमानेंट नेताजी की उस मूर्ति पर आता, तो कहानी में कोई विशेष जान, कोई नई मोड़ ही नहीं आती। कहानी का आपको कुछ दूसरी बात हमसे बताना चाह रहा है। तो चश्मे का बदलते रहना। हवलदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि पहले का जो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाला गोला जैसा कि चश्मा देखते होंगे, पतला सा फ्रेम होगा ये ऐसे, और यहाँ गोल करके जैसे महात्मा गांधी और पहनते, ऐसा चश्मा लगा हुआ। इस बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर उठते हैं, पान खाते हैं और मूर्ति को ध्यान से देखते हैं। इसमें पान वाला भी इस कहानी में एक पात्र है, लेकिन मुख्य पात्र नहीं है, क्योंकि सहायक पात्र है। कैप्टन
चश्मे वाला और फ्रेम का बदलते रहना। अब हम इधर बढ़ते हैं। यहां तक तो बात हो गई कि नगर पालिका ने एक मूर्ति लगवाई, मूर्ति के ऊपर चश्मा ओरिजिनल नहीं था, मूर्ति में बना हुआ नहीं था, मतलब सब मूर्ति में एक ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ था और बार बार वो चश्मा जो है सब बदल रहा था। तो क्यों? तो चश्मे का बदलते रहना। अब कैप्टन चश्मे वाला और बदलते फ्रेम। हालदार साहब के मन में कौतूहल दमनीय हो उठा, मतलब वो अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाए कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने पान वाले से, जो इस कहानी का एक पात्र है, पूछा। उसने बताया कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज करता है, कैप्टन चश्मे वाला चश्मे को चेंज करता है। तो कैप्टन शब्द से हालदार साहब को लगा कि हो सकता है कि कोई नेताजी के समय का कोई सेनानी हो, जो नेताजी की काफी इज्जत कर रहा है, चश्मे को लगा रहा है इनकी मूर्ति पर। तो फिर वो बताता है कि नहीं, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मा वाली मूर्ति आहत करती है, अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह अपनी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। और जब कोई वो उसी तरीके के फ्रेम का ग्राहक आता है तो मूर्ति पर लगा जो चश्मा है, नेताजी से क्षमा याचना कर करके उसे ग्राहक को बेच देता है और फिर दूसरा चश्मा मूर्ति के ऊपर लगा देता है। बस यही से समझने की ज्यादा जरूरत है। मतलब कैप्टन चश्मे वाला विशेष परिस्थिति में चश्मे को बराबर बदलता रहता है। मूर्ति में चश्मा न होने का कारण अब ये बात है, आखिर मूर्ति में चश्मा क्यों नहीं। हालदार साहब द्वारा मूर्ति में चश्मा न होने का कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया, इसलिए मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने देखा मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, जो नाम था मोतीलाल, जो चश्मा बनाए थे, ये मूर्ति को बनाए थे, लिखा हुआ था। वह कस्बे में एक ड्राइंग मास्टर थे, जैसे मैं पहले बताया हूं, वहां पर अध्यापक थे। हालदार साहब को लगा कि वह पत्थर में पारदर्शी चश्मे के बारे में कुछ न तय कर पाया होगा या अपने प्रयास में असफल रहा होगा, इसलिए उसने चश्मा नहीं बनाया। अब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक। पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला लंगड़ा है, पागल है। जैसा पहले उनके दिल में आता था या आया कि ये कैप्टन कोई उनके सेना में रहा होगा, कहा कि नहीं, वो लंगड़ा है और पागल है। अब जरा ध्यान, एक पान बेचने वाला साधारण सा दुकानदार उस चश्मे वाले कैप्टन को पागल का खिताब दे रहा है, पागल की संज्ञा दे रहा है। इसलिए कि जब किसी के अंदर किसी चीज के लिए कुछ हद तक दीवानगी आ जाती है तो दुनिया उसे पागल ही कहने लगती। और लेकिन वो सचमुच में पागल होता नहीं है। दुनिया उसे बेशक पागल कहती है, लेकिन वो पागल होता नहीं है। एक बहुत बड़े संत हुए, ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जज्बा किस स्तर का होता है। तो तुकार आपको महाराष्ट्र के संत हुए, रोटी पका रहे थे, रोटी पका लिए और रोटी को पका करके रखे थे कि चलो अब इसमें मैं घी चुपड़ दूंगा तो विठल जो ईश्वर है, विष्णु है, विठल सब लोग देते हैं, ये आ करके खाएंगे, भोग लगाए। रोटी पका करके रखे हुए हैं और घी लगाने के लिए सोच ही रहे, तब तक क्या देखते हैं कि कुत्ता आता है और उस रोटी को मुंह में दबा करके तेजी में भागता है। अब उस संत के अंदर तो दीवानगी है, वो अपनी भक्ति में पागल है। दुनिया भले उसे जो कहे, पागल को मुकर्रर कर दे, जो करे, उसी में खोया हुआ है। उनको लगा, उन्होंने कहा कि भगवान का
प्रसाद। भगवान का भोजन कुत्ता नहीं खा सकता। कुत्ते की मजाल नहीं है कोई ईश्वर के भोजन को खा जाए, स्वीकार कर, वो ना हो। ये ईश्वर ही कुत्ते के रूप में आए हुए। फिर क्या था, वो घी का कटोरा लेकर पीछे दौड़ा कुत्ते के, महाराज रोटी सूखी है, आपके गले नहीं उतरेगी, मैं घी लाया हूं, इसे लगाकर खा लेते। तो ये कहने का मतलब इस स्तर की भावना जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो दुनिया उसे देखती है कि इसके सारे कार्यकलाप सामान्य इंसान से अलग है। सामान्य इंसान से थोड़ा हट करके तो दुनिया उसे पागल कहने लगती है, कहती है दीवानगी इसके पर छाई हुई है। ये स्थिति है। कैप्टन चश्मा वाला भी जो है एक साधारण सा चश्मा बेचने वाला है। आप डिटेल्स आपके बुक में मिलेगा, साधारण सा चश्मा बेचने वाला, और वो भी दुकान नहीं है बल्कि फेरी वाले जैसे बेचते हैं, कंधों पर टांग करके, बांस बगलों में टांग कर, इस तरीके से बेचता है। लेकिन उसके दिल में ये बात खटकती है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो वो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक मूर्ति पर चश्मा पहना देता है, लेकिन गरीब आदमी है। अब यदि उस डिजाइन का चश्मा का कोई ग्राहक आता है तो नेताजी से क्षमा मांगता है, वो चश्मा बेच देता है। फिर दूसरा कोई चश्मा जो है उसको, प्रफुल्लता का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रफुल्ल शब्द है प्रसन्न अपना। तो जो मुझे दिख जाएगा स्क्रीन पर मैं उसका जवाब दे दूंगा। क्या क्या उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे तो आसानी होगी, बड़े लंबे क्वेश्चन होंगे तो उतना मैं पढ़ने में थोड़ा जो वक्त लगेगा वो तो चलेगा ही है। तो और पृष्ठभूमि बनती है, वो बताता है कि लंगड़ा है और पागल है। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक देशभक्त का इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा। उन्होंने तब तक क्या देखते हैं कि वो चश्मे वाला कैप्टन जो है वो भी उसी कड़ी में आ जाता है। एक बूढ़ा सा मरियल, मैं लेखक के शब्दों में ही, कहानीकार के शब्दों में ही, उस लंगड़े का रेखा चित्र खींच रहा हूं, चित्रण कर रहा हूं तो कैप्टन कैसा था। एक बूढ़ा सा मरियल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची लिए हुए है और दूसरे हाथ में बहुत से चश्मे टंगे बांस को ऐसे पकड़े हुए। जैसा मैं पहले आपको बताया कि कैप्टन चश्मे वाला जो है उसकी कोई दुकान नहीं है, अस्थायी दुकान नहीं है जहां बेचारा बैठ करके अपना रोजगार करता तो 4 पैसे कमा। तो फेरी लगाने वाला घूम करके चश्मे को बेचता और एक बंद दुकान के सहारे, मतलब एक जैसे आप देखते हैं कोई भी फेरी वाला आता है तो सड़क पर वहीं अपने सामान को रखकर बेचने की कोशिश करता है जो दुकान बंद है या जहां पर कोई ये ना उसे कह करके हटा दे कि तुम क्यों अतिक्रमण कर रहे हो। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है सब लोग उसे सताने की कोशिश करते हैं। आप इसे ऐसे समझें कि दीपक आपको छोटा जब चलेगा तो लेकिन वही आग जब जंगल में लग जाती है तो आंधियां भी उस आग को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को समाज में लोग खास महत्व नहीं देते। कैप्टन चश्मे वाला भी एक बूढ़ा सा गरीब व्यक्ति ही है, तो छोटे मोटे तौर में चश्मे को बेच करता करता है, वो भी बेचारा लंगड़ा है और बूढ़ा, दोनों चीजें। और किसी के अंदर 2-2, 3-3 ऐसे दुख आ जाए, ये चलो ध्यान में रखेंगे कि कभी भी कोई अपने से कमजोर को ही सताने की कोशिश करते हैं। यह समाज की दुनिया अपने से बलवान व्यक्ति को, अपने से मजबूत व्यक्ति को सताने की कोशिश नहीं करती। एक साधारण सी दुकान वाला पान वाला भी है, हाँ, लेकिन वो एक बैठा हुआ एक जगह बैठकर पान बेचता। उस जैसा व्यक्ति भी एक देशभक्त के ऊपर मजाक कर रहा है
अरे वो लंगड़ा है साहब, और पागल भी। अब आप सोचे कि साधारण सा पान बेचने वाला व्यक्ति भी यदि लंगड़ा कह करके उसे संबोधित कर रहा है, तो सिर्फ ये इस वजह से है, इस वजह से नहीं है कुछ अंदर देशभक्ति है, इस वजह से है वो आर्थिक रूप में थोड़ा कमजोर है। यदि वो मजबूत होता, उसके पास भी दौलत होती तरीके की, तो एक दूसरे को एक काम नहीं करता, करता भी तो दूसरे अंदाज में करता। बड़े बड़े पूंजी वाले भी तो बिजनेस करते हो, चश्मा वाला भी कर रहा, और तब समाज कहता है कि बहुत अच्छा आदमी है। आज का समय ये हो गया, इसे भाग रहा हो और भागते हुए 10-10 या 100-100 का नोट लोगों को बांटता चला जाए, 100-100 रुपये, पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर आकर के पूछे क्यों भाई इधर से कोई क्रिमिनल गया है, तो लोगों का सूर बदल जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा दानी आदमी गया है, 100-100 रुपया सबको दान दे करके गया है। अब जरा सोचिए, भले वो क्रिमिनल है, मुजरिम है, लेकिन 100-100 रुपया दे करके जा रहा है, तो सारे लोग बोले हाँ बहुत अच्छा आदमी है, दानी आदमी है। वो लोग तहकीकात करते हुए पुलिस को भी दिग्भ्रमित कर देंगे, दूसरे रास्ते में देते। लेकिन उस चश्मे वाले के साथ ये एक दर्द है कि वो गरीब है और उसकी कोई अस्थायी दुकान नहीं है, लेकिन अपने जज्बे का पक्का है, अपने जज्बे का पक्का है और उस काम में आगे बढ़ भी रहा है। सर आपको कोई म्यूट कर दिया है। चश्मे वाले के बारे में आपको जानकारी मिल गई, हालदार साहब के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। तो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? नो सर। सर आप म्यूट हैं। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? हल हाँ, तो अब चश्मे वाले के बाद सर आप म्यूट हैं। हाँ, उसी को सही कर रहा हूँ। एक मुझे इस तकनीक की जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन सही कर रहा हूँ। आवाज आ रही है अब? सर आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, वो भी आ जाएगा जी सर, आवाज आ रही है सर। तकनीकी परेशानी भी होती है और सही हो जाएगा। सर आवाज आ रही है आपकी? आवाज अब आ रही है? यस सर। जी आवाज आ रही है। और वीडियो भी दिख रहा है अब? नहीं, नो वीडियो सर। नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है। कैमरा अपना ऑन कीजिए। अच्छा, सही करा रहा हूँ। सर वीडियो नहीं आ रहा है। आ गया। वो भी आएगा। आ गया सर। आ गया। आ गया। क्या करें? यस सर। दिख रहा सर है। कहिए ना, माइक ऑफ कर। अब आवाज भी आ रही है, दिख भी रहा है ना? यस सर। अब हाँ, देखिए, अभी मैं नेताजी का चश्मा पढ़ा रहा हूं और इस बारे में बता रहा हूं, और ये कल्पना कर रहा हूं, कामना कर रहा हूं कि आप सभी भी के अंदर ये जज्बा रहे, नेताजी की तरह बने। लेकिन माइक को म्यूट कर देना और तस्वीर से भी छेड़छाड़ करना, ये कर आप यही ना बताना आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं आप लोग नेताजी की तरह नहीं बन सकते। एक्चुअल गलती बच्चे करते हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, हर बच्चे की एक उम्र होती है गलती करने की।
लेकिन अब जरा दो चीज रखेंगे, मैं 1 मिनट आप लोगों का समय इस पर लूंगा, इसको समझिए। छोटा बच्चा यदि शरारत करता है, मान लीजिए 2 साल 1 साल का बच्चा है, तो उसकी शरारत देखने में अच्छी लगती है क्योंकि उसकी अवस्था होती है। आप लोग जिस अवस्था में है उस अवस्था में इस तरीके की शरारत जो है आप लोगों के साथ अच्छी नहीं लगती। लगभग मेरी बात सभी बच्चे समझ रहे हैं कि अभी जिस तरीके में आप लोगों को ये सारी व्यवस्था दी जा रही है कि पढ़ाई आपका समय पर हो पाए, समय पर सारा काम हो, और इसमें आप ही लोग बाधक बनेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं इसे समझा रहा हूं, मैं इस पर कोई क्रोधित नहीं हुआ। जिसने भी एक गुस्ताखी की है दोबारा नहीं करेगा। आगे बढ़ूं मैं, आवाज अब मिल रही है ना? कोई व्यक्ति ओके करे, एक व्यक्ति, चलिए ठीक है, यस आ गया। अब मूर्ति पर से चश्मा का गायब होना, अब यहां से बात आती है। हालदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे, आते जाते रहते, और कभी नेताजी की मूर्ति पर वो देखते थे गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल चश्मा, कभी काला चश्मा। इस तरीके से उन्हें सारा चश्मा जो था वो हर तरीके का उनको दिखता था। लेकिन एक दिन सबसे ज्यादा जो आश्चर्य वाली बात थी वो यह हुई कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, और उस दिन पान की दुकान के चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अतः हवलदार साहब को इसका कारण पता नहीं चला कि क्या वजह है, किस वजह से ऐसी बात है। फिर अब जब उन्होंने इसकी जांच की, इसके बारे में जानना चाहा, अभी बच्चे एडमिट हो रहे हैं, तो आती है बिंदु कैप्टन की मृत्यु पर। अगली बार भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न देखकर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। और बार बार अब वो सोचने लगे कि उस कौम का क्या होगा जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले लोगों पर ये दुनिया यदि हंसेगी तो इस देश का क्या होगा। ये उद्गार उनके दिल में आ रहा है, ऐसी बातें वो सोच रहे हैं। बात भी स्वाभाविक है, जब तक कैप्टन चश्मे वाला था तब तक तो मूर्ति पर कम से कम ये था कि हाँ चश्मा मिलता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो यह सोचने वाली बात जरूर आई या आएगी भी कि अब आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, आने वाली पीढ़ी इसके लिए क्या करेगी, आने वाली पीढ़ी क्या सबक लेगी, कैसे सीखेगी, कुछ तो आधार चाहिए। तो कहानीकार अंतिम बिंदु की ओर कहानी का बढ़ता है और ये संदेश देने में सफल भी हो जाता है कि नहीं, हालात और समय थोड़े अपने मुताबिक जैसे वो बदलेंगे। लेकिन हालदार साहब 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य होगी, प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। इस तरीके से सोचते हुए हालदार साहब आगे बढ़ते हैं और ये मन में निश्चय कर लेते हैं कि आज मैं उस मूर्ति को देखूंगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें देख करके दुख होगा कि मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है। तो ध्यान देंगे, बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति। इंसान कोशिश करता है कि मैं इसको भूल जाऊंगा, लेकिन जितनी ही आप किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं उतनी सर आप म्यूट है। को फिर कोई म्यूट कर दिया है। सर म्यूट है।
तो जितना ही इंसान भूलना चाहता है उतनी ही वो बात उसे याद आने लगती है और बार बार चाहता है कि मैं इसे याद नहीं करूं, इसे भूल जाऊं, लेकिन भूलने की कोशिश करती है उतना ही उसे वो याद बात आती जाती है और ज्यादा उसे याद आती है। हवलदार साहब के साथ यही बात, वो उनके 3 बिंदु मुख्य आते हैं। एक, उसी से गुजरेंगे तो मूर्ति को देखना है, उनकी एक रूटीन बन चुकी। मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, और ओरिजिनल चश्मा भी नहीं होगा क्यों कि कैप्टन मर गया। तो उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं मूर्ति को देखूंगा नहीं, सीधा अपना जैसे जाना है चला जाऊंगा। लेकिन एक आदत से जो हो जाती है इंसान को, वो आदत जल्दी छूटती नहीं है। क्यों ही व्यक्ति आदत जो बन जाएगी, बार बार मना करने के बावजूद लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। मुहावरा भी आदत से बाज आना, आदत से मजबूर, आदत का नहीं छूटना, ऐसी दिनचर्या से हो जाती है, एक रूटीन की तरह हो जाता है। इंसान चाहता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। तो उन्होंने निश्चय किया था कि अब मैं इधर से जा रहा हूं तो मूर्ति को देखूंगा नहीं, लेकिन आदत से मजबूर उनकी आंखें एक एक शब्दों को जरा ध्यान से देखेंगे शरारत को छोड़कर। लेकिन आदत से मजबूर जब उधर से बढ़े तो आंखें चौराहा पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। वे तेज कदमों से मूर्ति को लग गए। ऐसा उन्होंने क्या देख लिया कि तुरंत मूर्ति की ओर चल पड़े। बाकी दिन तो मूर्ति तक जाते नहीं थे, दूर से ही देखते थे, चल पड़े और ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं उस मूर्ति के आगे, और एकदम अटेंशन में खड़े हो जाते हैं सावधान की मुद्रा में। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था। जैसा कि बच्चे अक्सर खेलने के लिए खेल में चश्मे को बना करके खेलते हैं। बचपन में खेत खलिहानों में सरकंडे से या जिनोरा वगैरह या मकई के डंठल से भी वैसे चश्मों का निर्माण कर बांस की कमानियों से बच्चे खेलते हैं, जो सुलभता से उन्हें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। अब आप इस कहानी के मर्म को समझें। एक छोटी सी घटना है, बहुत संक्षेप में समझेंगे 2 शब्दों में। एक मूर्ति स्थापित होती है एक नगर पालिका में सुभाष चंद्र बोस की, और इत्तेफाक से उस मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति पर पत्थर का चश्मा बनाना मूर्तिकार भूल जाता है। लेकिन होता क्या है कि उसी कस्बे में एक चश्मा बेचने वाला छोटा सा एक दुकानदार, तो नहीं मैंने फेरी वाला, वो बराबर एक न एक चश्मा मूर्ति की आंखों पर पहना देता है। और ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। अचानक उस चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद अब प्रश्न ये आता है कि अब मूर्ति के ऊपर चश्मा पहनाएगा कौन? अब तो रहा ना। तो इससे भावुक हो जाता है हवलदार साहब, बहुत ज्यादा, काफी भावुक हो जाते हैं। पता नहीं अब तो मूर्ति की दुर्दशा होगी, कोई मूर्ति को पूछने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अंतिम बार जहां पर कहानी समाप्त होती है, जब वो जाते हैं ये सोच करके मैं मूर्ति को देखूंगा नहीं, लेकिन आदत से मजबूर देख लेते हैं, तो क्या पाते हैं कि बच्चे, कोई एक लड़का चाहे जो भी हो, सरकंडे का चश्मा जैसा वो अक्सर बच्चे बनाकर खेलते हैं, मूर्ति की आंखों पर लगा हुआ है। तो ये सरकंडे का चश्मा मूर्ति की आंखों पर लगे होना ये बताता है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर देशभक्ति की भावना भी जागृत है। यदि देशभक्ति की भावना उस छोटे से बच्चे के अंदर जागृत नहीं होती तो बेचारा जाकर कोई दूसरा खेल खेलता, हो क्यों चश्मा बनाकर मूर्ति के ऊपर पहना, मूर्ति के ऊपर पहना। ये चश्मा पहनाया जाना इस बात को इशारा कर रहा है कि हम आश्वस्त हो सकते हैं आने वाली पीढ़ी के प्रति भी
कि इनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत रहे। पूरी कहानी आपको यही है, पूरी कहानी यही है। अब अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि यदि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा होता, अरे यार जब मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा ही होता तो फिर ये कहानी जो इतनी लचीले ढंग से आपके सामने प्रस्तुत की गई, छोटी सी चीज चश्मे के बारे में कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो फिर कहानीकार इसको इस एंगल से नहीं लिखता, ऐसी कहानी नहीं बनती। अब जैसे आप सुनते, ये कहानी है भाई, एक कहानीकार की अपनी कल्पना है और अपनी कल्पना के जरिए वो संदेश देना चाहता है। ध्यान रखिएगा, हर कोई संदेश देता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, शायर हैं, वो क्या करेंगे, वो लाठी चलाएंगे। मैं देख रहा हूं कि सरकार यहाँ गलत कर रही है, तो क्या करें, हम सरकार से जाकर के लाठी चलाएं? नहीं, हम अपनी बात को, अपनी आवाज को जो सही है शब्दों में पिरोएगा। गजलों से, नाटकों से सरकार के सामने जाएगा, सरकार की आंखें खुलेंगी, सोचेगा किसी भी तरीके में। तो साहित्यकार की यही भूमिका होती है कि समाज में फैली हुई जो कुव्यवस्था है, अव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, इस पर वो व्यंग करे, इस पर प्रहार करे। जहां कमी है वो कमी को दूर किया जाए, इसके लिए प्रयास करे। आपको क्या लगता है, एक बहुत सार्थक प्रयास है कहानीकार का ये नेताजी का चश्मा के द्वारा, ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागे। तो हो सकता है खेल खेल में कोई बच्चा सही, उसके अंदर भी थोड़ी सी भावना जागेगी। तो ये साहित्यकार की भूमिका होती है और ये साहित्यकार स्वयं प्रकाश अपनी भूमिका में पूरी तरह से सफल की। अब इन्हें नेताजी का खिताब दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात रखी गई। क्यों? आप ये क्वेश्चन है कि दिमाग में उठता है, महात्मा गांधी भी चश्मा पहनते थे, नेताजी के बदले में महात्मा गांधी की भी बात और कहानी लिखी जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब जितना कैप्टन वाला शब्द नेताजी के चश्मे के साथ या नेताजी के कैरेक्टर के साथ मेल खा रहा है, एक कैप्टन शब्द यदि महात्मा गांधी के बारे में लिखा जाता तो उतना मेल नहीं खाता। तो ये कहानीकार को सोचना पड़ता है, आप जैसे समझे डिजाइनर की तरह, एक डिजाइनर की तरह कहानीकार को सोचना पड़ता है कि कौन सी रूपरेखा, कौन सी पृष्ठभूमि किसके साथ ज्यादा बेहतर और सटीक बैठे, ये चयन करना पड़ता है। खैर ये तो कहानीकार की बात हुई, या जो लोग समालोचक आलोचक है उन लोगों की बातें रही कि कौन कहां पर अच्छा बेहतर होगा। आप संक्षेप में पूरी कहानी आपके समझ में आ गई है। आप लोग ओके करें तो मैं 2 शब्द इस पर और बताऊंगा। समय भी तो 10:51 हो चुका है। पूरी कहानी आपके समझ में आ रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। 3-4 बच्चों का आ ही गया, ठीक है। चलिए अब इस कहानी से संबंधित जितने सारे प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप लोगों को हल करना होगा, ये आपके होमवर्क में होगा। और मैं इसके पहले भी बताया हूं कि भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए ताकि आपके अंदर लिखने की अभिव्यक्ति पैदा हो। आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपके अंदर अभिव्यक्ति पैदा होगी अपनी बातों को कहने की, लिखने की, जो आपके लिए काफी कारगर साबित होगी, वो आपके लिए आगे बेहतर काम देगा। और दूसरे की पकी पकाई हुई चीज आपको मिलेगी तो आपके अंदर उस तरीके का लेखन क्षमता जो है सो अभी उसकी अभिवृद्धि नहीं होगी। ये रही बात क्वेश्चन को डील करने। अब अभी 5 मिनट अभी समय मुझे और दिख रहा है, तो इस 5 मिनट समय में यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हो तो उसे आप स्क्रीन पर ला सकते हैं, तो शायद उस प्रश्न को मैं इशारा कर दूं। कोई आपके इससे आप देख लें, यदि किताब आपके सामने है तो देख लें कि कोई ऐसे प्रश्न है जो आपको थोड़ा ज्यादा घुमावदार लग रहे हो, तो उसे स्क्रीन पर आप दे सकते हैं। पूरी कहानी तो समझ ही चुके हैं।
एक बार फिर से क्वेश्चन को लाए स्क्रीन पर और थोड़ी देर रुके वहां पर ताकि मैं पढ़ पाऊं उसे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आए और थोड़ी देर के लिए आप उसे रोके ताकि मैं पढ़ लूं। क्षमा कि क्या आपने प्रश्न किया था? हाँ, चश्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, चश्मा हिंदी में ही है, उर्दू है, लेकिन यदि आप और इससे बेहतर चाहेंगे तो चश्मा के लिए एक शब्द संस्कृत में आता है जिसको हम लोग उपनेत्र कहते हैं। उपनेत्र, उपनेत्रम संस्कृत में आता है। तो दूसरी हिंदी हम लोग चश्मा को हटा दें, इसको यदि हम हटा दीजिए तो चश्मा को हम लोग उपनेत्र कह सकते हैं। चश्मा मैं भी लगाया हूँ, आप देख रहे होंगे, ये उपनेत्र कहलाता है। अब उपनेत्र क्यों कहलाता है जरा समझिए। इस उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, और नेत्र मतलब आंख, आप समझ ही रहे हैं। आंख के समीप में कौन रहेगा? तो चश्मा ही रहेगा। इसलिए संस्कृत में शब्द दे दिया गया चश्मा के लिए उपनेत्र। ये कोई इतना पेचीदा नहीं है कि हम चश्मा को कहें, चश्मा तो खुद ही दे दे। कि हिंदी में क्या है, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए। यदि उन शब्दों को चश्मा क्या होता है, ये ऐसे आप प्रश्न रख रहे हैं जैसे नर्सरी एलकेजी के बच्चे रखते हैं। उन्हें नहीं पता होगा कि चश्मा क्या है। आप लोग ये 10 में आ रहे हैं और आपको जानकारी नहीं हो कि चश्मा क्या होता है। ऐनक, देखिए ऐनक को छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। चश्मे की तस्वीर बाल पोथी में, हिंदी की बुक में रहती है कि हाँ मतलब ये क्या है, आई से क्या है, तो ऐनक को पढ़ाई जाती है। लेकिन ऐनक और चश्मे में फर्क है। ऐनक जो होता है वो पारदर्शी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। विदित राज, क्या नाम है आपका? आप आइए स्क्रीन पर जैसा। विदित राज, ये पारदर्शी ऐनक जो है सो नहीं होता। प्रतिबिंब दिखने के लिए, प्रतिबिंब समझते हैं ना, छाया को देखने के लिए ऐनक होती है। आप ऐसे आईना करेंगे सामने तो मिरर अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, तो वो ऐनक कहलाएगा। लेकिन चश्मा जो है वो पारदर्शी होता है। जैसे मैं चश्मा लगाया हूं तो बाहर का मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐनक से नहीं दिखेगा। तो चश्मे को, ऐनक को पढ़ा दिया जाता है नर्सरी के बच्चों में वो। लेकिन आप लोग 10 में है, आप लोग ऐसा नहीं लेंगे। और कोई प्रश्न आपके? 4 मिनट और रह गए हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग धीरे धीरे रिमूव हो। सरकंडा, कंडा समझते हैं? कंडा जिससे पहले कलम वलम बनती थी, हम लोग भी उसकी कलम से लिखे हैं। कम से कम मुझे पूरा, मैं होश में देखा हूं, दावात और कलम लेकर के हम लोग पढ़ने के लिए मेरी स्कूल में जाते हैं। फाउंटेन पेन नीब वाला था, ये डॉट पेन तो बहुत बाद में मिला। जब हम लोग लगता है कि 6 के रेंज में आए तब डॉट पेन आया। मैंने छपरा में नहीं था, कहीं किसी महानगर में होकर मैं नहीं कह सकता हूं। तो वो सरकंडा, जिसे कांडा होता है, जिसको लोग ये छप्पर वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, उसी से कलम बनाई जाती थी नुकीली, उसी से दवात से हम लोग लिखते थे। यदि कहीं स्याही गिर जाती थी तो एक पेपर आता था जिसे स्याही को सुखाया जाता था। हाथ से जो हम लोग पहले लिखना वगैरह, उसमें सरकंडा वैसे ही होता है। और कोई प्रश्न आपके? जब तक आपका 3 मिनट समय है, इसमें कोई प्रश्न आएगा और वाजिब प्रश्न होगा, दुराग्रह नहीं होगा, तो मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। और टाइम काटने के लिए यदि आप प्रश्न देंगे तो उससे आपको भी कोई लाभ नहीं होगा। मैं स्क्रीन पर ही दिख रहा हूं, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, नहीं तो एक एक आदमी रिव्यू होंगे, समय नहीं है। आप लोगों के लिए भी मेरा दिन तो सुखमय हो ही, ऐसा संकेत मिल रहा है आप लोगों के लिए भी हो। एक एक आदमी रिमूव होते जाए। मैं देख रहा हूं।
आपके लिए भी। ठीक है, रिमूव होते जाए और कुछ जो भी बाकी है रिमूव हो जाए। पूजा पांडे, आपका मैंने होमवर्क देखा था। पूजा कुमारी से कहा था होमवर्क, शायद काफी अच्छी हैंडराइटिंग थी और उत्तर भी सही था। जिस केंद्र बिंदु पर उत्तर होना चाहिए वो अच्छा रहा। ठीक है, समय खत्म हो गया, आप लोग रिमूव हो जाए। अच्छा काम होगा तो शाबाशी तो मिलेगी ही। जनाजे को बारात नहीं कही जा सकती है और बारात को जनाजा नहीं। ठीक है।